नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड आवास नीति पर भी मुहर लगी। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50% बिजली माफ करने पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उसे दोगुनी वसूली की जाएगी उससे, और साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है जो कि कुछ इस प्रकार है। तो आपको बता दें कि आवास नीति पर मुहर लगी है और इस कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि ये फैसले लिए गए हैं। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर फैसला किया गया है। रिटायर कर्मचारियों के परफॉर्मेंस पर उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। सरकारी विभाग में ड्राइवरों के वर्दी के भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। 2400 से 3000 रुपए उन्हें भत्ता दिया जाएगा। सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और खेल विश्वविद्यालय पर फैसला लिया गया। पशुपालन विभाग के तहत सदन बनाया जाएगा और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उनके फैसले पर भी मंजूरी। पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है इस बैठक में। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के नियमावली पर चर्चा की गई। और उच्च शिक्षा विभाग में भी छात्रों को भारत दर्शन पर मंजूरी मिली है और इसके तहत फैकल्टी को 10,000 रुपए भी मिलेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम को नई बसें मिलेंगी और 100 नई बसें खरीदने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड आवास नीति पर मुहर लगाई गई। तो ये वो फैसले हैं जो आज कैबिनेट बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को जो है वो मंजूरी मिली है। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर फैसला किया गया है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं करने में जुट गई है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आए और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचकर वो दर्शन कर सके। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देर रात देहरादून के आईएसबीटी, ट्रांसपोर्ट नगर और लाल पुल के आसपास जरूरतमंद यात्रियों को कंबल बांटे। उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने देर रात अधिकारियों के साथ अलाव और रैन बसेरों का जायजा लिया। उन्होंने बेसहारा लोगों का हालचाल जाना, साथ ही खुद अपने हाथों से कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री के साथ जिलाधिकारी समीन बंसल और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी और एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी और ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया है। तो प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में से
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। और आपको बता दें कि ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन पड़ाव स्थल है, जहां पर आगामी 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि यात्रा के लिए ये उचित समय है। इस शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड के छिपे हुए खूबसूरत स्थलों का आनंद लें और प्रकृति की शांति और सौंदर्य का अनुभव करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले यात्रियों का स्वागत है। तो राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% सीमा को भी खत्म करने का ऐलान किया है और सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। लिहाजा जिला प्रशासन स्तर पर वार्ड आरक्षण पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि पिछले मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया गया था और अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। भाजपा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित। तो इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी और जल्द ही नगर निकाय चुनाव होंगे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर ये कहा गया कि अब ये उम्मीद है कि सरकार जो है वो रोस्टर भी आयोग को देगी और जल्द ही निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का ये पूरा बयान है मथुरा दत्त जोशी का। उनका ये कहना है कि आरक्षण का विधेयक वो चूंकि अब पारित हो गया है, राज्यपाल ने उसकी मंजूरी दे दी है, उसके बाद ये उम्मीद है कि सरकार जो है आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी। तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया गया और कांग्रेस ने सरकार को घेरा। देखिए, विधेयक को मंजूरी मिली है। आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी, क्योंकि आरक्षण के आने में भी अभी समय है। फिर उसके बाद आपत्तियाँ आएंगी, उसके बाद भयंकर ठंड का प्रकोप भी है, बोर्ड के पेपर भी है, तमाम तरह की नई घटनाएं होंगी। देखना है सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, चुनाव टालते जा रही है। देखते हैं कब तक। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पर्यटन नगरी रानीखेत में हिंदू संगठनों ने मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल सहित बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। ये जनसभा गांधी चौक पार्क में की गई। विधायक ने बांग्लादेश के हिंदुओं का दमन किए जाने को लेकर भारी रोष व्यक्त किया। भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने की मांग की और वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दिलवाने की बात कही। जॉइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को भारत के राष्ट्रपति के नाम शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। तो केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने यह कहा कि उनका कार्य है कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने केदारनाथ के लिए की हैं, उन सभी घोषणाओं को समय रहते पूरा किया जा सके।
देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएँ थी, उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएँ भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोज़गार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, उन पे उनका पूरी तरह से ध्यान है। तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएँ का शासनादेश जारी हो चुके हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी पर उनको धरातल पे उतारूं, उन सभी कामों को लोगों को। तो 4 दिसंबर को देहरादून पुलिस लाइन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए जांच की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुर दत्त जोशी भी मौजूद रहे इस दौरान और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिसकम्युनिकेशन के कारण ये पूरा विवाद हुआ और उसमें अभी तक पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस घटना के संबंध में हमने आज डीजीपी साहब से मुलाकात की है और उनसे जो घटना घटित हुई है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही आपसी थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन था, तो उसकी जांच करने के बारे में हमने डीजीपी साहब को एक ज्ञापन दिया और पुलिस की लापरवाही की वजह से वो घटना घटित हुई। तो हमने ये निवेदन किया कि ऐसी घटनाएं भविष्य में पुनरावृत्ति न हो और उसमें जो भी। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नींबू चौड़ स्थित अपने आवास पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी के साथ अहम बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा का शहर है, जहां सुरक्षा को देखते हुए इस पर लगाम लगाने को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए कि बाहर से कोटद्वार में व्यापार के उद्देश्य से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इन सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाए, यानी वेरिफिकेशन किया जाए और साथ ही शहर में अवैध रूप से व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और बल्कि अपराधियों पर लगाम भी लगाया जा सकेगा। नगर निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं, उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर। तो प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी चल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार कमी को खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस पर चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था की संस्था स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञ ही तैनात किए गए हैं और 53% पद खाली है। इस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एनएचएम द्वारा इंटरव्यू कराए जा रहे हैं और प्रदेश स्तर पर संविदा पर विशेषज्ञों के लिए महीने के पहले और चौथे चरण का इंटरव्यू मंगलवार में है। जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। एमबीबीएस तो हमारे को मिल जाते हैं, पर ईयर हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी और 53%। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर प्रयास कर रहे हो, लेकिन वही देखिएगा कि डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञों की कमी लगातार। तो उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी की एक नदी में तैरते शव को मिलने से
हड़कंप मच गया। ये घटना गाड़ी ब्रिज के पास की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने नदी में शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचित किया। जानकारी के अनुसार यह हादसा सुराई टोटा क्षेत्र में हुआ, जहां नदी में नहाने गए 4 लोगों में से 2 की डूबने से मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी लापता है। पुलिस के मुताबिक नदी में नहाने गए चारों लोग नेपाली मूल के थे और घटना के समय नशे की हालत में थे। 2 व्यक्तियों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं लापता व्यक्ति की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम के छापेमारी के विरोध में आज डीजीएम कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने रोड पर धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि सरकार की शह पर विद्युत विभाग के अधिकारी किसानों के साथ बिजली की छापेमारी कर अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के अधिकारी खुद बिजली घरों में बड़े बड़े हीटर जला रहे हैं और किसानों के घरों पर छापेमारी करने के साथ पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज भी करवा रहे हैं। इसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। जय जवान जय जवान। रोड का एससी ऑफिस पर आज एक जोरदार धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय था। कुछ किसानों की मांग है घर घर जाकर जो किसी भी टाइम जाकर छापा मारने का काम कर रहे हैं। इससे किसान मजदूर बड़ा त्रस्त और बड़ा परेशान है। हमने एससी विभाग से बात करी थी लेकिन उन्होंने उस बात पर गौर नहीं करी। उस सिलसिले में आज धरना दिया गया और मैं इसी विभाग से कहना चाहूंगा कि अपना दिमाग ठीक कर लो, नहीं तो यूनियन के लोग इनका दिमाग ठीक करने का भी काम करेंगे और बहुत जल्दी अगर ये नहीं मानते तो एक बड़ा आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ये बिजली विभाग होगा। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।